हेलो एवरीवन, मैं राजश्री, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम चर्चा करेंगे जिस विषय पर, वो है आपका मौर्योत्तर युग। मौर्योत्तर युग मतलब मौर्यों के बाद जो कालखंड आता है उसको मौर्योत्तर युग बोला जाता है। उस काल में इस टॉपिक के अंतर्गत हम शुंग, सातवाहन, कुषाण इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पहला जो सब टॉपिक है इसके अंदर वो है शुंग वंश की स्थापना और पुष्यमित्र शुंग। हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। मौर्य काल में जो अंतिम सम्राट था वृहद्रथ, उसकी हत्या करके जो पुष्यमित्र शुंग जो सेना में जो मौर्यकालीन सेना थी उसमें सेनापति था, उसने इस शुंग वंश की स्थापना की थी। जो पुष्यमित्र शुंग है उसके बारे में हमें, जो उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त नहीं होती है। जो अधिकतर जानकारी पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमें मिलती है वो वायु पुराण और अन्य पुराणों में मिलती है। पुराणों में सिर्फ इतना ही जिक्र किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ को समाप्त करके एक नए राजवंश की स्थापना की जो शुंग वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जो पुष्यमित्र शुंग है उसको जो उसकी जाति क्या थी या शुंग वंश किस जाति से संबंधित था, इसके बारे में भी विद्वानों में अत्यधिक मतभेद हैं। डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने शुंगों को ब्राह्मण माना है। इसी प्रकार पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें भी शुंगों का संबंध भारद्वाज गोत्र से स्थापित किया गया है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि जो पुष्यमित्र था वो शुंग था वो ब्राह्मण से संबंधित होते थे। इसके अलावा जो उसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है कि 185 ईसा पूर्व के आसपास शुंग वंश की स्थापना मानी जाती है। अब हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के काल की प्रमुख घटनाओं की। इसमें सबसे प्रथम जो आता है वो है विदर्भ का युद्ध। पुष्यमित्र शुंग के जो काल में सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध लड़ा गया वो विदर्भ युद्ध था। और जो मालविकाग्निमित्र जो नाटक है जिसकी रचना कालिदास ने की थी, उसके अंतर्गत इसकी थोड़ी बहुत जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस नाटक में अर्थात मालविकाग्निमित्र नाटक में यह जिक्र किया गया है कि विदर्भ एक नया राज्य स्थापित हुआ था जिसका राजा यज्ञसेन था। यज्ञसेन जो था वो पुष्यमित्र शुंग का शत्रु था। अंतिम मौर्य शासक के समय जो दो परस्पर गुट बन गए थे उनमें एक का नेता तो कौन था, पुष्यमित्र शुंग, और दूसरे का नेता था मंत्री। यज्ञसेन इसी मंत्री के निकट का संबंधी था। सम्राट बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने मंत्री को बंदी बना लिया था। शायद इसी समय विदर्भ का प्रांतीय शासक यज्ञसेन क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। विदर्भ के पड़ोसी प्रांत विदिशा में पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अग्निमित्र, उसको नियुक्त किया गया था। यज्ञसेन का चचेरा भाई माधवसेन अग्निमित्र का क्या था, मित्र। एक दिन जब माधवसेन अपनी बहन, उसका नाम क्या था, मालविका, उसके साथ जब विदिशा को जा रहा था तो विदर्भ की सीमा पर यज्ञसेन के सैनिकों ने उन दोनों भाई बहनों को बंदी बना लिया, किसको, माधवसेन और मालविका को। इस पर अग्निमित्र ने अपने सेनापति वीरसेन के साथ विदर्भ पर जाकर आक्रमण कर दिया और इससे क्या हुआ, यज्ञसेन पराजित हुआ। उसने अपना आधा राज्य माधवसेन को दिया और पुष्यमित्र शुंग की अध्यक्षता में अपना राज्य स्वीकार किया, अर्थात उसने पुष्यमित्र शुंग की अधीनता स्वीकार कर ली। यह था प्रथम उसका जो उसके काल का विदर्भ युद्ध। दूसरा जो हम जिक्र उसके काल की घटनाओं का जो पुराणों में मिलता है वो है यवन युद्ध। ठीक है, ये उसके शासनकाल की दूसरी प्रमुख घटना थी। उसके समय में भारत में यवनों ने आक्रमण किया था और इसकी पुष्टि हमें अनेक जो ऐतिहासिक स्रोतों से होती है। उन स्रोतों में प्रमुख हैं पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता का युग पुराण और मालविका अग्निमित्र। पतंजलि के जो महाभाष्य उसमें लिखा गया है कि यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया। यवनों ने माध्यमिका पर भी आक्रमण किया। जो माध्यमिका, उसमें चित्तौड़ को माध्यमिका कहा गया है।
गार्गी संहिता में भी कहा गया है कि यवनों ने साकेत, मथुरा, पांचाल, पाटलिपुत्र आदि पर आक्रमण किया। इसके अलावा जो कालिदास रचित जो मालविका अग्निमित्र है उसमें भी पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र और यवनों के मध्य संघर्ष का उल्लेख मिलता है। और इस संघर्ष का कारण क्या था? अश्वमेध के घोड़े को यवनों द्वारा पकड़ना था। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसके काल में भारत का यवनों के साथ संघर्ष हुआ था। इसके अलावा जो अंतिम जो महत्वपूर्ण जो घटना हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग की काल की, वो है अश्वमेध यज्ञ। पतंजलि के महाभाष्य और मालविका अग्निमित्र दोनों में ही पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध किए जाने का उल्लेख हमें मिलता है। अब हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य विस्तार की या राज्य विस्तार की। इससे पहले हमने अनेक स्रोतों का अध्ययन किए बताया आपको, जैसे गार्गी संहिता, मालविका अग्निमित्र। इसके अलावा दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है और तारानाथ जिन्होंने भी बौद्ध संबंधी अनेक विवरण लिखे हैं, उनके आधार पर कुछ विद्वानों का यह मानना है कि पुष्यमित्र शुंग का राज्य पंजाब की सिंधु नदी तक विस्तृत था। उनके अनुसार यवनों के साथ जो युद्ध हुआ वह सिंधु के तट पर ही हुआ था। परंतु बहुत से अनेक विद्वान हैं, उनका ये मानना है कि जो मिनांडर और उसके उत्तराधिकारी की जो मुद्राएं मिली हैं वो मथुरा के आगे का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ मिली हैं। तो इसका मतलब था कि वहाँ तक यवनों का अधिकार हो गया था। अतः उनका ये मानना है कि पुष्यमित्र शुंग के राज्य की सीमा मथुरा तक ही रही होगी। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम में अवंती पर पुष्यमित्र शुंग का अधिकार माना गया है। दक्षिण सीमा पर स्थित विदिशा भी उसके राज्य में सम्मिलित था। संभव है कि दक्षिण में नर्मदा नदी तक पुष्यमित्र शुंग का राज्य रहा होगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व में कलिंग का स्वतंत्र राज्य था। पूर्व में पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। अयोध्या लेख से कौशल पर पुष्यमित्र शुंग के अधिकार होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का राज्य काफ़ी क्या था, विस्तृत था। अब हम बात करेंगे पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारियों की। पुराणों में शुंग वंश के 10 राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने 112 वर्ष तक शासन किया। पुष्यमित्र के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र शासन बना। उसके बाद वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भाग और देवभूत अंतिम शासक हुए। इसने जो देवभूति था उसके अमात्य वसुदेव कर्ण ने उसकी हत्या कर दी और हर्ष चरित्र से हमें इस घटना की पुष्टि होती है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि देवभूति शुंग वंश का अंतिम सम्राट था। उस शुंग वंश का जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में जो वृद्धधर्ता उसको मारकर की थी। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था या उसका अंतिम शासक कौन था, कर्ण वंश का प्रथम शासक कौन था, उसने किसको मारकर कर्ण वंश की स्थापना की। तो ये सब आपके छोटे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो उसमें पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो उसके अंदर आप लिख देंगे पुष्यमित्र शुंग में कि पुष्यमित्र शुंग की जो उपलब्धियां हैं उसके अंदर आपका आ जाएगा कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया, क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आपने देखा है कि इससे पहले मौर्य काल में बौद्ध धर्म पर अधिक जोर दिया जाने लगा था, लेकिन वापस से पुष्यमित्र शुंग ने उसी ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय देने की कोशिश की, यवनों को उसने पराजित किया। ये इस साल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे कर्ण वंश की। जब हम कर्ण वंश की बात करते हैं तो देखते हैं कि 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कर्ण वंश ने शासक किया। इस वंश में 4 शासक हुए, जिनमें प्रथम था वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। पुराणों में केवल हमें इन्हीं चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शुंगों के शासन में ब्राह्मण धर्म में जो व्यवस्था या जो ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का जो कार्य चालू किया वो कर्ण वंशीय शासकों के काल में भी जारी रहा। और जो ये इनका कार्यकाल यद्यपि छोटा था, लेकिन इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस काल के बहुत सारे बनते हैं कि कर्ण वंश की स्थापना
किसने की, या कर्ण वंश जो बाद में सातवाहन आते हैं कर्ण वंश के बाद, क्योंकि लास्ट में सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन शासक की स्थापना की जाती है। तो एक तरह से कर्ण वंश, शुंग वंश और जो आपका सातवाहन वंश, उन दोनों के बीच की कड़ी सिद्ध होता है। तो और इसका कार्यकाल भी कई बार इसके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा हमें हमारे इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इसके बारे में इतना ही अध्ययन करना है। तो हम कह सकते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था उसने एक तरह से इतिहास में वापस से ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की और उसमें वो अधिक रूप से सफल भी हुआ। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।